मैं फाइब्रोमाइल्जिया पढ़ाने के लिए आया हूँ। फाइब्रोमाइल्जिया के जब पेशेंट आते हैं हमारे पास, तो इसको आयुर्वेद के हिसाब से क्या सोचना चाहिए और इसकी चिकित्सा कैसे करना चाहिए, मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, यह हमें जानना बहुत ही जरूरी है। तो फाइब्रोमाइल्जिया के जब भी पेशेंट आते हैं तो उसका मॉडर्न पैथोलॉजी में क्या रहता है, मॉडर्न मेडिसिन बुक्स में क्या इसके बारे में बताया है, यह पहले हम लोग देखेंगे, फिर आयुर्वेद का मैनेजमेंट देखेंगे। तो फाइब्रोमाइल्जिया इज ए क्रॉनिक मस्कुलोस्केलेटन सिंड्रोम इन विच, और ये सिंड्रोम बताया है, ग्रुप ऑफ डिजीजेस, सिंड्रोम है, एक एक डिजीज नहीं है। तो इसमें मस्कुलोस्केलेटल सिंड्रोम इन विच द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ट्रांसलेट द नॉर्मल पेनफुल नॉन पेनफुल स्टिमुला इनटू पेन। अगर किसी ने पेन से केवल टच भी कर दिया तो फिर वो पेन होने लगता है, ये इसका टिपिकल सिम्टम होता है। ए रेंज ऑफ सिम्टम्स में ऑकर, इसमें बहुत सारे सिम्टम्स नींद आने में प्रॉब्लम हो रहा है, मूड डिस्टर्बेंसेस हो रहा है, इरिटेबिलिटी होता है, एंग्जाइटी होता है, इस तरह से कंडीशन होती है। उसी तरह से डिप्रेशन आता है, मतलब पेशेंट को ना बहुत ज्यादा शोक में रहता है, वो पेशेंट अवसादित रहता है, उसको विषाद बहुत रहता है। दिस सिम्टम्स वेरी इन इंटेंसिटी, ये सिम्टम्स इंटेंसिटी से कम भी हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, एंड मे गो ओवर टाइम, कुछ देर के बाद वो चला जाएगा, फिर से आएगा। आयुर्वेद के हिसाब से अगर देखेंगे तो यह एक तरह से अंग मर्द बताया है, ज्वर के उसमें भी अंग मर्द बताया है, अंग को मर्दन करने की तरफ जो पेन होता है उसको ही यहाँ पे लेते हैं, और इसमें कफ और वायु इसका इन्वॉल्वमेंट रहता है, सारा वहां पे स्तब्धता रहती है। उसी तरह से आगे मैं और बता रहा हूं इसके साइंस और सिम्टम्स जो है फाइब्रोमाइल्जिया में, तो क्या होता है कि मल्टीपल टेंडर पॉइंट्स, पूरा शरीर में कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे पॉइंट्स रहते हैं जहां पर टच किया तो बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, जिसको हम बोलेंगे स्पर्शा असहत्व, ऐसे कंडीशन आ जाते हैं। फिर क्रॉनिक एंड वाइड स्प्रेड पेन, क्रॉनिक रहेगा, बहुत पुराना रहेगा, और बहुत जगह ये फैला हुआ पेन रहेगा, कुछ कुछ ऐसे शरीर में जगह रहेंगे जहां टच किया कि बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। फिर मसल स्टिफनेस, मांसगत वात में आप लोगों ने देखा होगा, या फिर मांसगत ज्वर में देखा होगा कि इसमें बहुत ज्यादा मसल्स में स्टिफनेस आने लगता है, है। उसी तरह से हेडेक, सर दर्द होना, फिर हाइपर सेंसिटिविटी, थोड़ा भी कुछ भी चीज छू भी लिया तो तकलीफ बढ़ जाती है, हाइपर सेंसिटिव पेशेंट हो जाते हैं। फिर मूड डिस्टर्बेंसेस, ये सिम्टम मान जाते हैं। फिर इरिटेबिलिटी, मन में ना कुछ भी बात, छोटा सा भी बात हुआ तो इरिटेशन बहुत ज्यादा होता है। फिर डिप्रेशन होना बहुत ज्यादा, फिर एंग्जाइटी होना, बहुत ज्यादा डर लगना, ये सारे लक्षण जो होते हैं फाइब्रोमाइल्जिया में होते हैं। इसमें पूरे शरीर के मसल्स इन्वॉल्व रहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, माइंड भी इन्वॉल्व रहता है। अदर सिम्टम्स में क्या रहेंगे कि रुक्षता बढ़ी है, तो मॉडर्न साइंस भी मानता है, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तब समझ आता है कि इसमें सच में वायु बढ़ा है। एलोपैथी के बुक्स में आप लोग देखेंगे, जो हैरिसन की बुक है उसमें क्या लिखा है कि ड्राई आईज एंड माउथ, ड्राइनेस बहुत ज्यादा बढ़ा है, आईज में बढ़ा है, माउथ में बढ़ा है, मुख शोष, नेत्र शोष, इस तरह के लक्षण है। अब ये हम जब मैं अपनी भाषा में बता रहा हूं तो आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पर वायु का रुक्ष गुण बढ़ा है। इसी तरह से एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल पेन, जब कष्टार्तव जो बोलते हैं, मेंसेस जब भी आएगा तो पेशेंट को बहुत ज्यादा कष्ट पूर्वक आएगा, कृच्छता युक्त आएगा, बहुत ज्यादा डिस्मेनोरिया होगा, मतलब बहुत ज्यादा कष्टदायक पेन होगा। उसी तरह से टिनाइटस, कर्ण श्वेड, कर्णनाद, मतलब कान में से आवाज आने लगेगा, कर्णशूल, कान से दर्द होने लगा, पक्वाशय कटी शक्ति श्रोत्रास्ति स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषता, मतलब श्रोत्र भी है, ये वायु का स्थान है। और जब आप हैरिसन की बुक पढ़ेंगे ना, अगर आपने आयुर्वेद आपका पक्का है, आप हैरिसन की बुक पढ़ेंगे ना, एक एक सिम्टम पढ़ेंगे तो हमें समझ आता है कि वायु के लक्षण कौन से, पित्त के लक्षण कौन से, कफ के लक्षण कौन। इसलिए एलोपैथी बुक पढ़िए, आपको फाइब्रोमाइल्जिया ये टर्मिनोलॉजी में आयुर्वेद में कोई नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम पढ़ते हैं ड्राइनेस इन आईज, ड्राइनेस इन माउथ, तो ये वायु का लक्षण है। एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल पेन, डिस्मेनोरिया, कष्टार्तव, ये वायु का लक्षण है। रिंगिंग इन द ईयर्स, टिनाइटस इन द ईयर्स, ईयर पेन, ये वायु का लक्षण है। फिर पेनफुल इंटरकोर्स, जिसको डिस्पेरोनिया बोलते हैं, जिसमें मैथुन करते इस टाइम बहुत ज्यादा दर्द होता है, मेल को भी होता है, फीमेल को भी होता है, तो ये डिस्पेरोनिया जो बोलते हैं, पेनफुल इंटरकोर्स, ये भी वायु का लक्षण है।
विजन प्रॉब्लम, देखने में भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, ये भी वायु का प्रॉब्लम है। लो ग्रेड फीवर, ये वायु की तरह ही फीवर रहता है, हल्का हल्का फीवर रहता है, फीवर आता है जाता है लेकिन इंटेंसिटी कभी कम होती है। विषम ज्वर जो बोलते हैं, वायु की वजह से आना और जाना। और अंगमर्द, पूरा बॉडी में बॉडी एक होना। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या देखेंगे? एलोपैथी में तो केवल पेन किलर्स देते हैं, पेन किलर से नहीं हुआ तो फिर वो लोग फिजियोथेरेपी बोलते हैं, फिजियोथेरेपी नहीं हुआ तो इसका इलाज नहीं है। या वहां पे तो दर्द कहीं और होने लगा, लेकिन पेन वो साइड में नहीं ठीक होगा, दूसरी जगह काटने के बाद जो दर्द होता है उसका फिर मैनेजमेंट करना है। इस तरह से एलोपैथी का साइंस है। मैं किसी भी साइंस की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं बस ये बोल रहा हूं कि आयुर्वेद में इसका परमानेंट इलाज है। फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट हमारे पास आएंगे, और आप सब लोग चिकित्सक है, भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। जब भी आपके पास पेशेंट आते हैं ऐसे फाइब्रोमाइल्जिया ऐसे डायग्नोसिस करके, तब आपको घबराना नहीं है। इसमें हमें आयुर्वेद के हिसाब से देखना है कि हम इसको किस तरह से सफल चिकित्सा करें और परमानेंट क्योर कर सके। तो इसमें हमें क्या करना है? तो अंग मर्द इसको ठीक करना है, फिर कफ वातहर चिकित्सा करना है, उष्ण चिकित्सा करना है, मतलब बॉडी को गर्म करेंगे तो कफ भी विलयित हो जाएगा और वायु की भी चिकित्सा होगी, और रसायन चिकित्सा करना है। तो ये पूरी तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इसी तरह से अंगमर्द प्रशमन गण है, इतना बढ़िया बताया है चरक सूत्र स्थान 4th में। अंगमर्द प्रशमन गण का काढ़ा सुबह शाम दे दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसलिए उसी तरह से सामता रहती है। मैंने फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट देखे हैं, उनमें साम वायु के सारे लक्षण होते हैं, मतलब वायु जो रहती है उसमें आम रहता है और वह साम वायु पूरे बॉडी में जाके और स्त्रोतस को अवरोध करती है, मतलब रसवा स्त्रोतस को भी करती है, रक्तवा को भी, मांसवा, मेदोवा, अस्थिवा, मज्जावा, शुक्रवा। इसके वजह से क्या होता है? आम की वजह से जो हम लोग बोलते हैं उपस्तंभित वायु, साम वायु, मतलब वहां पे स्त्रोतरोध की वजह से पूरा बॉडी में पेन होने लगता है। जिस तरह से फीवर आने के पहले पेन होता है, अंगमर्द होता है, उसी तरह से यहाँ पर कंटिन्यू पेन रहता है, क्रॉनिक रहता है। इसका मतलब यह है कि फाइब्रोमाइल्जिया के हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे तो पहले ज्वर आके गया है और एलोपैथी की दवाइयों से उसको दबाया गया है, और उसके वजह से उसका इफेक्ट जो है वह मज्जा धातु पे हुआ है, मांस धातु पे हुआ है, और इसके वजह से थोड़ा भी टच किया तो पेशेंट को पेन होने लगता है। अब पेन है तो ना ही शूलम वाता धृते नास्ति, कोई भी शूल है वो वायु के बिना नहीं हो सकता है। अब वायु का वजह से शूल क्यों रहा है? क्योंकि वायु अच्छे से भ्रमण नहीं कर पा रही है, और वायु जो है एक एक सेल में वो जमा हो गई है वायु। यहां पर आम पाचक चिकित्सा, साम वायु की चिकित्सा करना ही सबसे अच्छा चिकित्सा है। और दूसरा मांसगत वात की चिकित्सा जब हम लोग करते हैं तो फाइब्रोमाइल्जिया में 100% क्योरेबल है, जिसका एलोपैथी साइंस में नहीं है इलाज। अब इसमें मेडिसिन देखते हैं तो इसमें शमन चिकित्सा में बताऊंगा, कुछ बस्ती चिकित्सा बताऊंगा, शोधन चिकित्सा बताऊंगा। आप लोग गौर से सुनिए और मुझे क्रॉस करिए कि मैं सही बता रहा हूँ कि गलत बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ ये मैं अपने आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर जी के नोट से बता रहा हूँ। वो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं, जिन्होंने मुझे आयुर्वेद का दृष्टिकोण दिया, आयुर्वेद का ज्ञान दिया, और आज मुझे इस लायक बनाया कि मैं आप लोगों को सारा नॉलेज शेयर कर सकता हूँ। इसलिए मैं अपने गुरुजी को बहुत ज्यादा मानता हूँ। तो अब इसमें क्या है कि अष्टवर्ग कषायम, इसमें जीवक और ऋष्वक हटा दीजिए, जीवक ऋष्वक हटा दिया तो जीवक ऋष्वक, मेदा, महामेदा, काकुली, शीर काकुली, मुदगपर्णी, मांसपर्णी, जीवंती, यष्टि, मधु, जो 8 चीजें हैं वो इजीली अवेलेबल है। अष्टवर्ग का कषाय जब हम लोग देते हैं तो वह रस धातु और रक्त धातु को अच्छा करता है और वह जीवनीय कार्य करता है। इसलिए फाइब्रोमाइल्जिया में जीवनीय गण का 2 चीज, जीवक ऋष्वक अवेलेबल नहीं है, अष्टवर्ग मिलता है और हम लोग च्यवनप्राश में डालते हैं। इसका प्रयोग करें सुबह शाम काढ़ा बना के, 45 ml सुबह, 45 ml शाम को अगर खाने के बाद दे दे तो फाइब्रोमाइल्जिया में जीवनीय गण का जो अष्टवर्ग है, 8 चीजें हैं, उसको देने से फायदा होता है। इसी तरह से भद्र दारवादी कषायम, ये सहस्त्र योग में बताया है। भद्र दारवादी कषायम 45 ml सुबह, 45 ml शाम को खाने के बाद अगर दे दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से एक है कल्याणक कषायम, यह भी 45 ml सुबह, 45 ml शाम को। इसी तरह से श्रमहर गण कषायम, श्रमहर गण बताया है, अपने चरक संहिता में बताया है, क्योंकि इसमें श्रम मतलब जब किसी ने मेहनत कर लिया तो बॉडी में कैसे पेन होता है, पूरे बॉडी में मस्कुलर पेन होता है, तो वही वाला गण का यहाँ पे बोला है श्रमहर गण कषाय। इसका 45 ml खाने के बाद सुबह शाम दे देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अंगमर्द प्रशमन गण कषाय, अंगमर्द प्रशमन गण कषाय का भी प्रयोग करते हैं तो सामता को दूर करता है, साम वायु को ठीक करता है,
जितने सारे वात शामक है यह अग्नि को भी बढ़ाते हैं, और जो ये मांस में वायु चला गया है उसको निकाल देते हैं। एक एक सेल में ऐसा कल्पना करिए कि एक एक मसल्स में हवा चली गई है, शैतान बच्चा चला गया है और उसके बहुत सारे बच्चे गए हैं, शैतान बच्चों का ग्रुप गया है, सारे मसल्स में घुस गया है। तो वो बच्चे क्या करेंगे, शांत बैठने वाले नहीं है, शैतान शैतान बच्चे बहुत ज्यादा उपद्रव करेंगे। वही चीज यहाँ पर पेन होता है, और बच्चों को अगर छेड़ा तो और ज्यादा हंगामा करते हैं। इसलिए आपने नॉन पेनफुल स्टिमुलाई भी दिया तो पेन ज्यादा बढ़ता है। और वो सारे बच्चे हैं उधर से हमें निकालना है, हर मसल से निकालना है। तो इसलिए अंग मर्द प्रशमन गण का कषाय जब देते हैं, सारे बच्चे वहां से तितर बितर होके भाग जाते हैं। यही छोटे बच्चे जो शैतान बच्चे हैं वही हमारा वायु है। मैं इसको सिंप्लीफाई करके इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पर साम वायु है। शैतान बच्चे बच्चे खराब नहीं होते, उनमें शैतानी आ गई है और उनको बहुत ज्यादा मस्ती आ गई है, इसीलिए वो शैतान शब्द जो है वो सामता है। और वायु जो है वो तो अच्छे बच्चे भी हैं, हमने अगर उनको अच्छे संस्कार दिए तो बच्चे अच्छे हैं। वैसे ही यहाँ पर संस्कार करना है, आम का पचन करना है। आम का पचन कर दिया तो शैतानी निकल जाएगा वायु का, वायु अपना काम अच्छा से करेगा तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो ये सारे वात शामक और साम वायु के आम का पचन करने वाले सारे कषायम हैं। अष्टवर्ग कषायम मैंने बताया, भद्र दारवादी कषायम बताया, कल्याणक कषायम बताया, श्रम हर गण कषाय बताया, और अंग मर्द प्रशमन गण का कषाय बताया। ये सबका कषाय प्रयोग करने से डेफिनेटली 100% फायदा हुआ है। मुझे फायदा हुआ है, मेरे सर को फायदा हुआ है, उनके गुरुजी सब लोगों को फायदा हुआ है। जब अंग्रेजों ने ये शब्द बताया फाइब्रोमाइल्जिया, तब से ये प्रयोग किया जा रहा है। और ये पहले भी बीमारियां थी लेकिन उनके नाम था कि यह सामवायु है। बाद में जब अंग्रेज आए उन्होंने फाइब्रोमाइल्जिया नाम का ये बीमारी का डेफिनेशन दिया। कोई बात नहीं, हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं, और आजकल क्या है कि मार्केट में पब्लिक के दिमाग में यही है फाइब्रोमाइल्जिया का तो इलाज ही नहीं है, पेन किलर खाना पड़ता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, ब्रूफेन खाना पड़ता है, कॉम्बिफ्लेम, फिर वोवेरॉन, ये सब स्ट्रॉन्ग पेन किलर खाना पड़ता है। और वो खाने के बाद क्या होता है कि पित्त बढ़ता है, तो जिंदगी भर खाना पड़ता है, उसका इलाज ही नहीं है। वो लोग ये जो वोवेरॉन का स्प्रे मारते रहते हैं दिन भर, लेकिन इलाज नहीं है। आयुर्वेद में कितना बढ़िया बताया कि ये सब वायु की वजह से है, और मांसगत वायु है, मज्जागत वायु है। तो हम लोग को क्या करना है, वायु की चिकित्सा करना है। सारे कषाय है वो वायु का, शैतान बच्चों को निकालने वाला, सामता निकालने वाला, और बच्चों को खदेड़ के निकालने वाला, ये सारा हमें ये देना है। इसी तरह से चूर्ण देखेंगे तो अश्वगंधा चूर्ण, ये फाइब्रोमाइल्जिया, क्योंकि मांस धातु पे हमें काम करना है। अश्वगंधा जो है मांस की अग्नि को भी बढ़ाता है, मसल्स को भी ताकत देता है, इसलिए अश्वगंधा चूर्ण को एक एक चम्मच सुबह शाम देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से लवंग चूर्ण, लवंग चूर्ण का भी प्रयोग करते हैं तो फाइब्रोमाइल्जिया में, क्योंकि वो पेन किलर है। लवंग का आप गुणधर्म देखेंगे तो वेदना शामक है, और इस कंडीशन में वो नर्वस सिस्टम को भी अच्छा करता है, मतलब वहां पे शामक प्रभाव करता है, मसल्स का भी पेन को ठीक करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि डेंटिस्ट लोग भी जो हैं, एलोपैथी के जो डेंटिस्ट हैं, एमडीएस लोग, वो लोग लवंग तेल को दांत में करते हैं रूट कैनाल वगैरह करने में, क्योंकि वो वेदना शमक है। तो मतलब लवंग का गुण है। आप लोग का प्रयोग, लौंग का प्रयोग आप लोग करते होंगे, खाने में भी करते होंगे, तो यहाँ पर वेदना शमन के लिए करते हैं, और नर्वस सिस्टम को वो बहुत अच्छा शामक प्रभाव रहता है। इसी तरह से वट्टी देना है तो शीरबला दिल का 101 कैप्सूल आता है, वह एक एक गोली सुबह शाम दे सकते हैं। रसोनादी वट्टी जो है ये मांसगत वात में बहुत अच्छा फायदा होता है, जिसको हम लशुनादी वट्टी बोलते हैं, उसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा करता है। जब माइंड का बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है, बहुत ज्यादा मतलब कोई इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो मानस मित्र गुटी, क्योंकि मन पे हमें काम करना है, तो मानस मित्र गुटी का अच्छा काम करता है। ब्राह्मी वट्टी अच्छा काम करता है, फिर स्मृति सागर रस अच्छा काम करता है, ब्राह्मी घृत अच्छा करता है, ब्राह्मी प्राश अच्छा काम करता है। जो भी मन पे काम करने वाली दवाइयां हैं, महाकल्याण घृत है, फिर महापैशाचिक घृत है, फिर महापंचगव्य घृत है, ये सारे द्रव्य देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। माइंड का रिलैक्स, शिरोधारा भी करने से माइंड को बहुत, नस से भी वचा तेल, फिर उसके बाद में ज्योतिषमती तेल, शीरबला तेल, चंदन बड़ा लाक्षादी तेल, ये जो मन को शांत करते हैं। और संज्ञा स्थापन गण के जो द्रव्य है, हमें क्या करना है कि यहाँ पर वायु को प्राकृत करना है, तो इसीलिए हमें कभी कभी संज्ञा स्थापन गण के द्रव्य देने पड़ते हैं, कभी कभी शामक और बृहण नस्य जो है, शमन नस्य वाले, तो जैसे शीर बला तेल है, शुद्ध बला तेल है, बला अश्वगंधादि लाक्षादी तेल है, लाक्षादी तेल है,
फिर चंदन वाला लाक्षादी तेल है, ये सब क्या है, वायु का शमन करते हैं। और बला जो है वो श्रेष्ठ बताइए मस्कुलर पेन वगैरह में, तो इसलिए नस्य देते हैं। और अगर हमें कोई उत्तेजना देनी है, जहां पर कभी कभी सेंसेशन लॉस है, तो वहां पर वचा तेल, फिर ज्योतिषमती तेल, ऐसे हम लोग देते हैं। कभी कभी हमें शिरो विरेचन करना पड़ता है, कभी कभी कफ का बहुत ज्यादा संचित रहता है, तो वहां पर सरसों का तेल, हिंगू का तेल, हिंगू वचादि सर्वचलादि तेल, ये सब का प्रयोग करते हैं। तो जैसा कंडीशन है वैसे हम लोग प्रयोग करते हैं। तो क्योंकि डिप्रेशन में है, डिप्रेशन में कैसे कफ का आवरण रहता है, अवसाद का अवस्था, डिप्रेशन का अवस्था, फिर दैन्य, मनोदैन्य बोलते हैं, इसमें कफ का आवरण बहुत ज्यादा होता है। वहां पर हम बच्चा तेल का देंगे, तीक्ष्ण कटु तिक्त रसात्मक जब द्रव्य देंगे तो डिप्रेशन से निकलना, क्योंकि कफ का आवरण निकल जाता है मन पे, मनोवस्त्रोत से, संज्ञावस्त्रोत से। जब ज्योतिषमती तेल का देते हैं तो निकल जाता है, सरसों का तेल देते हैं तो झटका लगता है, प्याज का रस, लहसुन का रस, ये सब क्या होता है, संज्ञा स्थापन करता है। और जब पेशेंट एंग्जाइटी में है, काम शोक भयाद वायु, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, काम में है, शोक में है, भय में है, तो शोक के लिए तो वो कफ की तरफ ज्यादा जा रहा है, और भय में है पेशेंट, तो वहां पर शमन करने वाला देंगे। पेशेंट को नींद नहीं आ रही है तो वहां पे शीर बला तेल का देंगे, शुद्ध बला तेल का देंगे, लाक्षादि तेल का, बला अश्वगंधादि लाक्षादि तेल, ये सब बृहण करते हैं और मन को शांत करते हैं, तो इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। उसी तरह या ब्राह्मी घृत का प्रयोग करते हैं नस्य के लिए, ब्राह्मी तेल का प्रयोग करते हैं, या फिर महाकल्याण घृत का प्रयोग करते हैं, महापैशाच घृत, महापंचगव्य घृत, जो भी शमन करने वाले द्रव्य हैं वो एंग्जाइटी को निकाल देते हैं पूरी तरह से। इसी तरह से आसवरिष्ट में अगर देखेंगे तो देवदारवाद्य रिष्ट है, वह बहुत अच्छा काम करता है, जो वायु का शमन करता है। देवदारवादी गण बताया है, वह बहुत अच्छा वायु का शमन करता है। उसी तरह से अश्वगंधा रिष्टम 45 ml सुबह, 45 ml शाम को, सुबह शाम देते हैं, पानी के साथ देते हैं, तो देवदारवा रिष्ट या अश्वगंधा रिष्टम, उसका बहुत अच्छा फायदा होता है। बला रिष्टम, फिर द्राक्षा रिष्टम, दष्टमूला रिष्टम, बहुत अच्छा फायदा होता है, द्राक्षासव का भी बहुत अच्छा फायदा होता है। तो फाइब्रोमाइल्जिया का जो पेन है, ये आसवरिष्ट देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से रसौषधि देते हैं, तो वात गजांकुश रस, एक एक गोली सुबह शाम कोई भी काढ़ा के साथ दे दीजिए। फिर रस सिंदूरम, रस सिंदूर भी देते हैं, हाफ चुटकी तक, हाफ रत्ती तक, हाफ गुंजा तक देते हैं, सुबह शाम देते हैं, तो पेशेंट का बहुत अच्छा फाइब्रोमाइल्जिया में फायदा होता है। इसी तरह से एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए, बाह्य अभ्यंग के लिए फाइब्रोमाइल्जिया में अगर हम लोग चिंचादि तेलम, जो इमली से बनता है चिंचादि तेलम, उसका अगर मसाज करते हैं, अभ्यंग करते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से हम लोग कोट्टम चुक्क्यादि तेलम, उसका प्रयोग करते हैं, तो फाइब्रोमाइल्जिया के पेन में बहुत अच्छा। मुरिवेणा तेलम बहुत अच्छा फायदा करता है। फिर दशमूल तेलम, धन्वंतर तेलम, शुद्ध बला तेलम, फिर उसी तरह से ये माश संधव तेलम, महाविश्व गर्भ तेलम, ये सब जब हम देते हैं, बहुत सारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ मेडिसिन है हमारे पास। मैं तो अभी यहाँ पर कुछ ही बताता हूँ, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे ना तो बहुत सारे तेल हैं। महानारायणम तेलम, महाविष्णु तेलम, बहुत सारे तेल हैं, उसका जब हम अभ्यंग करते हैं कोष्ण करके, तो फाइब्रोमाइल्जिया में 100% फायदा होता है। इसी तरह से काया त्रिवेणी तेलम करके है, सहस्त्र योगम में है, उसका प्रयोग करने से, अभ्यंग करने से फायदा होता है। फिर वासावु नहीं, ऐसे करके एक तेल है जो साउथ इंडिया में बहुत चलता है, उसका भी प्रयोग करते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अगर हम लोग बस्ती देना चाहें फाइब्रोमाइल्जिया में, तो मुझे बलाश्वगंधा लाक्षादि तेलम या बलाश्वगंधादि तेलम, उसका प्रयोग करने से फाइब्रोमाइल्जिया में 100% फायदा हुआ है। कभी कभी शीर बला तेलम 101, जो शीर बला तेलम या 1001 शीर बला तेलम, उसका प्रयोग करने से फायदा हुआ है। यमक जो रहता है, तेल और घृत, इससे सिद्ध क्या हुआ, जो यमक स्नेह रहता है, उसका मैंने बस्ती दिया है। फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट को 3 महीना से लेके कभी कभी 9 महीना तक कंटिन्यू मात्रा बस्ती देना पड़ता है, नस से भी देना पड़ता है, तो पेशेंट पूरी तरह से रिकवर हो जाता है। इसमें आप लोग पूछेंगे कब तक हमें बस्ती देना है, कब तक नस से देना है, तो नॉक द डोर अंटिल डोर इज नॉट ओपन, तब तक खटखटाते रहना है जब तक दरवाजा नहीं खुल जाता। मतलब यहाँ दरवाजा खटखटाना मतलब जब तक आरोग्य नहीं मिल जाता है तब तक पेशेंट को देते रहिए वायु का शमन। और दूसरा बात है कि आपको वायु को ही शमन नहीं करना है, यहाँ आम का भी पचन करना है, इसलिए दीपन पाचन करके ही आप लोग बस्ती दीजिए। इसीलिए आप लोग पंचकोल चूर्ण दीजिए, फिर आरोग्यवर्धनी वटी दीजिए, फिर उसके बाद में लहसुन आदि वटी, अजमोदादि चूर्ण, पंचकोल चूर्ण, त्रिकटु चूर्ण, आम पाचक वटी, कोई भी आपके पास जो दीपन पाचन द्रव्य है वह दे के तभी आप बस्ती की योजना करेंगे, तो तेल एब्जॉर्ब होगा और सामता निकलने के बाद ही निराम वायु की चिकित्सा करना है, तभी फायदा होगा। इसी तरह से रसायन में
हम लोग देते हैं। तो फाइब्रोमाइल्जिया में क्योंकि कफ की भी चिकित्सा करना है और वायु की भी चिकित्सा करना है, रसायन भी देना है हमें, अंगमर्द को भी जो सामता की वजह से आ रहा है, सामवायु की वजह से, इसलिए वर्धमान पिप्पली रसायनम इतना बेस्ट काम करता है। मैंने किया है उसका प्रयोग, वर्धमान पिप्पली रसायनम। उसमें 3 टाइप के बताए हैं, आप पेशेंट के हिसाब से डिसाइड करें कि कितना उसको हीट ना हो, पित्त का प्रकोप ना हो, सीजन के हिसाब से और अनुपान के हिसाब से आप वर्धमान पिप्पली रसायनम का प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरह से इसमें क्या चीज नहीं फायदा करता है, तो केवल लहसुन का रसायन का प्रयोग करेंगे तो नहीं फायदा होगा, केवल पिप्पली रसायनम करेंगे तो नहीं होगा, इसमें वर्धमान पिप्पली रसायनम का प्रयोग करने से फायदा होता है। और बहुत सारे पिजिचिल क्रिया वगैरह करते हैं उसमें फायदा नहीं होता। जब तक आप ना इसमें पिजिचिल मसाज वगैरह करते हैं तो वो मतलब एक धारा गिराते हैं और मसाज करते हैं तेल का गर्म करके, उससे उतना फायदा नहीं होता है। तो इसीलिए फाइब्रोमाइल्जिया जो पेशेंट आते हैं हमारे पास, इसमें पहले हमें सामता को ठीक करना है। हमेशा ये लिख के रखिए, ये सामवायु जन्य विकार है जो मसल्स में गया है, मतलब मांस धातु को मांसवस स्त्रोतस को अवरुद्ध किया है और वहां पर पेन कर रहा है, और जो मज्जावस स्त्रोतस है वहां पर भी सामवायु चला गया है। तो हमें वायु को निकालना है, और ये शैतान बच्चों का ग्रुप है फाइब्रोमाइल्जिया। एक एक फाइबर्स जो रहते हैं मसल्स के, उसमें जाके शैतान बच्चे जाके बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। एक बार मैं आप लोगों को सच्ची कहानी बताता हूँ। जब मैं ना 10th में था, तो हम लोगों को ना, हम लोग के जितने भी केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स स्टेशन के जो बच्चे हैं ना, वो सभी डिफेंस के जो रहते हैं ना, एयरफोर्स के बच्चे हैं। मतलब हमारे सभी के पिताजी लोग एयरफोर्स में काम करते थे। तो क्या हुआ कि 9th तक हम लोग को स्कूल में था कि हाफ पैंट पहनना है, और मतलब ब्लू कलर का केंद्रीय विद्यालय में, और 10th में जाने के बाद फुल पैंट पहनना है, ऐसा था। और जब 10th में सब लोग गए ना, तो थोड़ा बड़े हो गए, क्या बोर्ड का एग्जाम है सब है, तो सभी को एयरफोर्स के जूते मिले थे अपने डैडी लोगों से, जो जिनके पिताजी रिटायर भी हो गए, वीआरएस लिया था, सभी को शूज मिले थे। और उसी टाइम पे हमें क्या हुआ कि नया स्कूल मिला, केंद्रीय विद्यालय। पहले जो था ना वो पहले छोटा था, और केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एक बड़ा सा स्कूल बना के दिया हमको। तो जब सब 10th में गए तो सबको मस्ती आया, सबने क्या किया, डैडी के शूज मिले, तो शैतान बच्चे थे सब, बॉयज तो शैतान होते ही, सब ने क्या किया कि जितने भी स्विचेस थे सबको शूज से मार मार के तोड़ दिया, और सब तोड़ दिया। और इसमें बहुत होशियारी समझते थे। और भी शैतान बच्चे थे, वो क्या करते थे कि जो ये होते हैं ना दिवाली का पटाखा, लक्ष्मी बम, वो क्या करते थे जब असेंबली होता था, प्रेयर, उस टाइम पे वो अगरबत्ती ऐसे जला के रखते थे कि इतने टाइम पे ये पटाखा फूटेगा। शैतान बच्चों का बात कर रहा हूँ। तो जैसे प्रेयर होता था, वो जो होता था ना, प्रार्थना होती थी हमारी, वह जैसे होता था, तो कभी कभी राष्ट्रगीत हो रहा है और पटाखा बम फुटा, लक्ष्मी बम होता था पहले, तो वो फुट जाता था। और बच्चों को ना ये था कि हमें मस्ती करना है, नया स्कूल मिला है, इसको तोड़ फोड़ करना है। फिर बहुत सारा तोड़ फोड़ किया। मतलब मुझे ये सब पसंद नहीं था, मैं ऐसे, हमें संस्कार था कि ये सब नहीं करना है। एक बार क्या हुआ कि मेरी चोटी है, अभी भी चोटी है, तो मुझे बच्चे, मैं फर्स्ट बेंच पे बैठता था, तो वो लोग क्या करते थे, रबर बैंड ऐसे लगा के पेपर करके और निशाना मारते थे इधर मेरे इधर चोटी पे। तो मैंने कंप्लेन कर दिया कि मुझे ना ये लोग पेपर मार रहे हैं ऐसे रबर बैंड से मार। शैतान बच्चों का बात बता रहा हूँ। तो टीचर्स ने उनको ना हाथ हैंड रेस करके खड़ा कर दिया, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। उनको फिर गुस्सा आया, और उनको शूज मिले थे, वो लोग गए, गेम्स पीरियड था, मैं खेलने गया, तो उन्होंने क्या किया कि अपने शूज से मेरा बेंच तोड़ दिया, बेंच तोड़ दिया। फिर जब मैं आया तो उनको फिर डर हुआ कि ये तो हमारा कंप्लेंट गया, तो उन्होंने क्या किया कि उसको वायर से बांध दिया। और फिर 9th पीरियड था, लास्ट पीरियड था, तो मैं जैसे मैं बैठा कि मैं गिर गया, तो सब हंसने लगे। और जो मेरे साथ वाला था उसको उन्होंने, जो मेरा जो बेंच पार्टनर था, उसको उन्होंने पीछे बुला दिया था उस दिन। तो मेरे पे नाम आ गया कि मैंने बेंच तोड़ा है। तो लेकिन उनको डर हुआ, उन्होंने क्या किया कि सुबह जल्दी जल्दी वो गाड़ी आई, एयरफोर्स की गाड़ी आई घर से, उन्होंने पहले वाला गाड़ी पकड़ा, और गाड़ी आई तो उन्होंने पूरा बेंच को निकाला और दूसरे जगह रूम में डाल दिया, और फिर यहाँ कर दिया कि मैं कंप्लेंट ना कर दूं कि मेरा रूम ये तोड़ दिया। ऐसे शैतान बच्चे जो होते हैं ना, वो उनकी हरकतें जो, क्योंकि वो बॉयज थे, और मुझे ये बात पता ही नहीं था कि मेरा बेंच तोड़ा था और मैंने कंप्लेन किया था। जब अभी गेट टुगेदर होता है इतने साल के बाद, तब वो सारी बातें बताते हैं कि हमने बेंच तोड़ा था तेरा। एक बार तो क्या हुआ कि एक सर ने एक बच्चे को कम मार्क्स दिए, तो उसने पूछा कि सर मुझे कम मार्क्स क्यों दिए,
तो सर ने कहा कि तुमने गलत लिखा है इसलिए, तो बच्चे शैतान थे, तो एक ने चौक लेके सर को मारा, तो सर ने सबको पनिश किया, पूरे क्लास को पनिश किया कि मुझे चौक क्यों मारा। ऐसे शैतान बच्चे होते हैं। इसी तरह से जो शैतानी वाले बच्चे होते हैं ना, यही बच्चे शैतान बच्चे उपद्रव करते हैं। तो यही शैतान वायु है, ये सब जाके मसल्स में घुस गया है। और ये वायु शैतान क्यों हुआ है? क्योंकि साम वायु है, वायु नॉर्मल नहीं है। तो सामता और अहंकार है वायु को। मतलब जैसे मेरे क्लास के बच्चों का मैं बता रहा हूँ कि अहंकार था कि हमको पापा के शूज मिले हैं, तो इसका तो यूज होना चाहिए, यूज हो या मिस यूज हो, लेकिन करना है क्योंकि ताकत मिली पैरों में, तो उन्होंने मिस यूज किया। मुझे बताते हुए हंसी आ रही है, सॉरी। तो ऐसा शैतान बच्चे, ये पूरे शरीर में मास्कत वायु इस तरह से हो गया है, तो अगर टच भी किया है तो पेन बहुत ज्यादा होता है। तो इसको हमें चिकित्सा करना है। शैतान बच्चों को जैसे पनिशमेंट दिया जाता था और उनको बहुत पनिश किया गया, उन पे फाइन लगाया गया, फाइन लगाने के बाद वो थोड़ा कंट्रोल में आए। और जो बॉम्ब फोड़ते थे, अब किसी ना किसी ने तो देख लिया कि 7th 8th के बच्चे ने देख लिया कि वहां 12th के बच्चों ने ये बॉम्ब लगाया था, वो पटाखे लगाए थे राष्ट्रगीत के टाइम पे, राष्ट्रगान के टाइम पे, तो कंप्लेन कर दिया। फिर बहुत ऐसे ये हुआ, पेरेंट्स को बुलाया गया, उनको फिर बहुत वार्निंग दिया गया, फिर बहुत ऐसे बहुत सारा हुआ था, पनिशमेंट दिया गया। उसी तरह से यहाँ पर शमन चिकित्सा और शोधन चिकित्सा करते हैं, तभी ये वायु जीत जाते हैं। और ये वायु को जीतना मुश्किल नहीं है, बस ये है कि हमें डायग्नोसिस करते आना चाहिए कि हमें इस तरह से ये फाइब्रोमाइल्जिया करके हैं, शैतान बच्चे मसल्स में चले गए हैं और नर्वस सिस्टम को भी, मज्जा धातु में भी जा रहे हैं और मांस धातु में भी, मांसव स्त्रोतस और मज्जाव स्त्रोतस में जाके उपद्रव कर रहे हैं। ऐसा करेंगे ना, ये मैंने इतना सारा स्टोरी क्यों बताया कि आप लोगों को कैच हो, दिमाग में रहे कि फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट जो रहते हैं शैतान वायु के रहते हैं। तो अभी इस तरह से मैंने बताने का कोशिश किया। यहाँ कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम था, इसलिए मुझे लेट ज्वाइन हो पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। यहाँ पर कुछ नेटवर्क का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। अब मैं आप लोगों का जो भी प्रश्न है उसका उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। आप लोग प्रश्न पूछिए इनबॉक्स में, मैं आप लोगों को सारे उत्तर देने का कोशिश करता हूँ जी। आप लोग के मैं क्वेश्चन जो है ना वो मैं देख रहा हूँ। डॉक्टर सचिन शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विश्वनाथ जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता लांजेवार जी नमस्ते प्रणाम आपको। शशिकांत त्रिपाठी जी बोल रहे हैं चरण स्पर्श सर, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, आपका बहुत तरक्की हो, ऐसी शुभकामनाएं आपके लिए। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, आपका दिन ब दिन बहुत ज़्यादा तरक्की होने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपको हर समय चिकित्सा में सफल बनाए। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर तृष्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर झापली जी नमस्ते प्रणाम आपको। आपका नाम क्या है? झापली दुर्बा, ये शायद बंगाली नाम है, मैं शायद बोलने में उच्चारण में गलत हो गया तो मुझे उसके लिए क्षमा करिएगा। डॉक्टर सत्य प्रकाश वर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनय मित्तल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनय अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रियंका बोरा जी बोलिए यही चिकित्सा सिर्फ कष्टार्थव के लिए दे सकते हैं। हाँ, आप बस्ती दीजिए ना। कष्टार्थव क्यों होता है, डिस्मेनोरिया क्यों होता है? वायु की वजह से होता है। जब हम मात्रा बस्ती देते हैं, जैसे चंदन बला लाक्षादी तेल, क्षीर बला तेल, सहचरादी तेल, हमें, मैं एक एक सिम्टम नहीं बताया, मैं कॉमन बताया। हम मात्रा बस्ती देते हैं, घृतपान कराते हैं तो कष्टार्थव ठीक हो जाता है। उसी तरह से गर्भाशय को शोधन करने वाले देवदारवारिष्ट, फिर कार्पास मुलासव, दशमूलारिष्ट, जीरकाद्यरिष्ट, ये सब देते हैं तो कष्टार्थव ठीक हो जाता है। यहाँ पर वायु की चिकित्सा है और आम का पचन करना है, तो इसलिए मैंने आसावरिश बताया। आम का पचन होंगे तो सामता पूरी तरह से निकल गई और पूरे पेशेंट ठीक हो जाएंगे। और कष्टार्थव भी हो रहे हैं तो ये मसल्स में गए हैं ना, तो यूट्राइन मसल्स में बहुत ज्यादा वायु गया है, शैतान बच्चे वहां चले गए हैं। आर्तव स्त्रोतस में यूट्राइन मसल्स पे को तकलीफ दे रहे हैं और वो निकलने में कष्टार्थव हो रहे हैं, इसलिए वहां पर भी हमें तेल की ही मात्रा बस्ती देना है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर रेखा मेहता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता पेठे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर हिमांशु गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गौतम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी जी बोल रहे हैं कि सर कषाय को कज्जली डालकर टैबलेट बना सकते हैं? जरूर बनाया जाता है, आजकल कंपनियां बना रही हैं। वैद्य आरती शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वरुण कुमार जी बोल रहे हैं कि अंगमर्द प्रशमन गण, श्रमहर गण, जीवनीय गण सब कितने कितने रुपए किलोग्राम मिलता है? ज्यादातर यहाँ पर महाराष्ट्र में 3000 रुपए किलो
या 5,000 रुपए किलो, ऐसे दो क्वालिटी का मिलता है। इसके टैबलेट भी आते हैं और यवकुट चूर्ण भी आता है और फाइन पाउडर भी आता है। तो 3,000 से 5,000 दो तरह का रेंज है, इसमें आता है। आपको फायदा होगा, आप देखिएगा, और पेशेंट ठीक हो जाते हैं। अब जब वहाँ एलोपैथी में इतने सारे दवाइयाँ यूज कर रहे हैं और फायदा नहीं हो रहा, अपना दवाइयाँ तो सस्ती भी हैं और रिलायबल विश्वास पात्र हैं और अच्छा रिजल्ट देते हैं, परमानेंट ठीक कर देती हैं। डॉक्टर स्वाति जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अशोक जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर चरक जी, चरक निदान प्रणाम आपको। डॉक्टर मनीषा जी बोल रहे हैं कि सर कोल्ड क्रीम का आयुर्वेदिक ऑप्शन लाक्षादी तेल देना क्या? जरूर। आप कोल्ड क्रीम का आयुर्वेदिक ऑप्शन शतधौत घृत है, कितना बढ़िया है शतधौत घृत, आयुर्वेद जैसा तो कितना। फिर उसके बाद में चंदन वाला लाक्षादी तेल कोल्ड क्रीम का कितना अच्छा है। इसी तरह से बहुत सारे द्रव्य हैं कॉस्मेटिक। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी बोले नीरू बस्ती। हाँ, नीरू बस्ती का प्रयोग कैसे है मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से बताता हूँ। बच्चे शैतान बच्चे चले गए हैं तो उनको निकालना बहुत जरूरी है। तो कोई सीनियर होगा या मॉनिटर होगा, वो शैतान बच्चे को निकालेगा। वहां जो रूम में बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो उनको निकालना, इसलिए निरू बस्ती देते हैं। तो निरू बस्ती क्या है कि सारा वायु को, जो वायु अंदर अंदर स्रोतों में चला गया है, वो वायु अगर हम पक्वाशय से वायु निकालते हैं तो सारे वायु सारे वो सब निकल जाते हैं। और जब हम अनुवासन बस्ती देते हैं तो जहां जहां तोड़फोड़ हुआ है वहां पर रिपेयर करते हैं। तो वो अनुवासन बस्ती रिपेयरिंग का काम करता है, रिपेयर करके वायु को ठीक करता है, मतलब वायु को शमन करता है, रिपेयर करता है। जैसे स्विच बोर्ड तोड़ दिया, किसी ने अपना बेंच तोड़ दिया, तो रिपेयर होना भी जरूरी है। तो वो अनुवासन बस्ती का काम रहता है। डॉक्टर मनीषा जी बोले मेडिमिक्स सोप में लाक्षादी तेल यूज किया है, बहुत बढ़िया बताया आपने, प्राउड ऑफ यू, आपने बहुत अच्छा बताया। डॉक्टर विजय जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर चिराग त्यागी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रितिका बाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर हरकिरण जी बोल रहे हैं कि प्रणाम सर, लूज इसोफेगस स्फिंक्टर ट्रीटमेंट। अब देखिए, लूज इसोफेगस स्फिंक्टर ट्रीटमेंट में आप ना हिक्का की चिकित्सा देखिए। हिक्का की चिकित्सा श्वास रोग में बताया है वाग्भट संहिता में कि म्यूकोजल मेम्ब्रेन अगर हिचकी आ रही है, वहां पर इसोफेगस चिपक जा रहा है और हिचकी आ रही है, तो पुष्कर मूल बताया है, कुष्ठ बताया है, यष्टि मधु बताया है, इसका सिद्ध घृत है। आप यष्टि मधु सिद्ध घृत दे देंगे या यष्टि मधु को घी के साथ भी देंगे ना, तो जो स्फिंक्टर है लूज है उसको बल मिलता है। तो मैंने ऐसे यूज किया है। एक तो मेरे पास पेशेंट आई थी जिसने ना ये पी लिया था, एसिड पी लिया था। एक पेशेंट आई थी पेस्टिसाइड पी लिया था। तो इसोफेगस में बहुत पैथोलॉजी हो गई थी, कभी कभी बर्न हो जाता है, कभी लूज हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसे होते हैं। तो वहां पर यष्टि मधु सिद्ध घृत मैंने दिया, पेशेंट का 100% क्योर हो गया, जो एलोपैथी साइंस में था ही नहीं क्योर। क्योंकि हम लोग सारे ऑर्गन ये कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, इसोफेगस का ट्रांसप्लांट होना कहीं नहीं देखा गया है। तो आयुर्वेद से और इसोफेगस लेयर जल्दी जल्दी रिकवर होता है। इसीलिए क्या करना है कि यष्टि मधु सिद्ध घृत का प्रयोग करिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर मुकेश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अश्विनी कुमार त्रिवेदी जी बोल रहे हैं कि सर प्रणाम, मेरे हेपेटाइटिस सी है, मुझे शरीर में शुष्कता महसूस होती है, कोई कल्पना सजेस्ट करिए। तो आपके सारे सिम्टम्स मुझे बता दीजिए, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर देता हूं, आप मुझे सारे सिम्टम्स बताइए, लक्षण बताइए, मैं आयुर्वेद के हिसाब से डायग्नोसिस करूंगा और मैं आपको पूरी तरह से ठीक कर दूंगा। लेकिन शुष्कता है तो केवल शुष्कता ये लक्षण बता रहे हैं तो महाकल्याणक घृत, महातिक्त घृत, गुकुल तिक्त घृत, घृत कल्पना से बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर अनुप्रीता शिंदे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर देवांशु अग्रहरी बोल रहे हैं कि डॉक्टर निक पाटिल जी कहाँ गए, बहुत दिन से आए नहीं, उनका अमावस्या का पाचन हुआ कि नहीं? हो गया सर, हो गया उनका, निक पाटिल जी का हो गया। आपको याद है, मुझे भी याद है, कोल्हापुर के थे, उनका हो गया है सर, मेरी बात हुई थी, वो ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए। डॉक्टर रेणु पांडे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनुप्रीता जी बोल रही है कि मांसपाचक का उसमें यूज कर सकते हैं क्या सर? हाँ, इसमें मांसपाचक का भी बहुत अच्छा होता है। मांसगत आम का पचन करना है, मांसपाचक का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। डॉक्टर प्रियंका बोरा जी नमस्ते प्रणाम आपको। आपको ना देखिए, बेसिक चीज समझा दिया मैंने, मौलिक सिद्धांत ऑफ फाइब्रोमेल्जिया मैंने समझा दिया। अब इसमें आप अपना युक्ति लगे कि अश्वगंधा देना है क्या, इसमें बला देना है क्या, इसमें बृहणीय गण के द्रव्य देने हैं क्या, इसमें बल्य गण के द्रव्य देने हैं, मांसपाचक देने, आपको कॉन्सेप्ट, मतलब दीपन पाचन करके बृहणीय गण, बल्य गण, आपको कॉन्सेप्ट समझ गया तो आप चिकित्सा कर लीजिए। ये चीज ना हमें कॉलेजेस में नहीं बताया जाता। फिर हम लोग जब प्रैक्टिस में आते हैं तो डर लगता है कि फाइब्रोमेल्जिया, पूरा बॉडी में पेन हो रहा है, क्या खींचना, क्या करना, फिर ना ब्लाइंडली ना बस्ती दिया जाता है। एक तो डॉक्टर हैं, उन्होंने
पर पर डे 3,000 ऐसे बस्ती करके दिया फाइब्रोमियल्जिया के लिए ट्रीटमेंट। तो पेशेंट का 90,000 रुपए खर्च हुए, 90,000 खर्च हुआ, लेकिन पेशेंट को ठीक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बस्ती दिया गया और अनुवासन बस्ती, आम का पचन ही नहीं किया गया। आम का पचन नहीं करेंगे और आप केवल बस्ती लगा रहे हैं, बस्ती लगा रहे हैं, कुछ फायदा नहीं होगा। तो फिर और ये ना गलत हो जाता है, क्योंकि सामवायु ये कॉन्सेप्ट कोई सिखाता ही नहीं है। यहाँ पर अग्नि को ठीक करना है हमें, मतलब आम को पचन करना है, तब वायु की चिकित्सा करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो पेशेंट आपके पास नहीं आएंगे। और पेशेंट को हमें लूटना नहीं है, हमें अच्छे से समझना है। पहले हम वो पहले समझेगा तभी हम पेशेंट को जब देंगे तो हमारा मतलब पेशेंट तभी बोलते हैं कि हाँ इसको हमारी बीमारी समझी। इसलिए आयुर्वेद पढ़िए, समझिए। डॉक्टर वसु जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रियंका जी बोल रही है कि कष्टार्तव में मात्रा बस्ती का अनुकूल समय पोस्ट आर्तव या प्री आर्तव। अभी देखिए ये आप डिसाइड करिए। मैं तो क्या है, मेरे पास जब पेशेंट आते हैं ना प्रियंका जी, तो मैं मेंसेस के टाइम पर भी बस्ती देता हूं। तो उसका यह फायदा होता है, मैंने अपने गुरु लोगों से सीखा है कि मेंसेस के टाइम पे जब बस्ती देते हैं, हम प्री भी देते हैं, पोस्ट भी देते हैं, ड्यूरिंग मेंसेस भी देते हैं, पैड लगा के थोड़ा साइड में करके दसते हैं। तो इससे क्या होता है कि मेंसेस का जो ब्लड रुका हुआ है वो अच्छे से पास होने लगता है। तो अगर मेरा मानेंगी तो आप मेंसेस के टाइम पर भी दीजिए। लेकिन कुछ लोगों को ये पसंद नहीं है, वो क्या करते हैं कि पोस्ट मेंसेस देते हैं, मतलब पोस्ट मेंस्ट्रुएशन के बाद देते हैं। कुछ लोग प्री में देते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कंटिन्यू हम लोग दे सकते हैं मात्रा बस्ती, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर रवि जी नमस्ते, प्रणाम आपको। तो मैं अपना नंबर देता हूं, आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी है, और आप लोग ना बहुत इंटरेस्टिंग डॉक्टर हैं, मतलब इंटरेस्टिंग का मतलब है कि बहुत अच्छा सोचते हैं, समझते हैं, और फिर तभी प्रश्न पूछते हैं। इसलिए मुझे आप लोगों से बात करने में बहुत अच्छा मन प्रसन्न हो जाता है, आप लोगों से बात करने में। मैं कोई भी बात बता रहा हूँ ना, झूठ बात नहीं बता रहा हूँ। आप लोग के पास भी पेशेंट जब आएंगे तो आप लोग इसी तरह से जब डायग्नोज करना सीखेंगे कि आयुर्वेद में इसका क्या बीमारी का इलाज है, तो आपके पेशेंट ना इतना जल्दी जल्दी ठीक होंगे। और आप मूर्ख डॉक्टर जो हैं, सिद्धि साधित या छद्मचर वैद्य जैसे लोग हैं, मतलब किसी बड़े वैद्य के स्टूडेंट हैं और या फिर सिद्ध साधित हैं, ऐसे डॉक्टर मत बनिए कि कोई भी आए पेशेंट चलो बस्ती पकड़ के बस्ती दे दो, हमारा प्रोटोकॉल है कि ऐसे ही बस्ती देना है। ये चीज नहीं होता है। इसमें हमें सामवायु है क्या, अंगमर्द है क्या, पूरी तरह से एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। अगर आप एनालिसिस करना सीख गए, संप्राप्ति बनाना सीख गए, तो आप चिकित्सा में आगे होंगे। क्या है, पुणे में आप आके देखिए, जहां मैं जो सिटी में हूँ, पुणे महाराष्ट्र में, यहाँ 35,000 आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, गली गली में डॉक्टर्स हैं। तो जब इतना टफ कंपटीशन है तो आपके पास क्यों पेशेंट आएंगे? या फिर आप लोग ऐसे जगह करते हैं जहां डॉक्टर्स ही नहीं है, आयुर्वेद के नहीं है, हर जगह पे ये रहता है। तो आपको ना बीमारी को समझना जरूरी है कि ये बीमारी क्या है। ज्यादा डॉक्टर हो, या एक बार क्या हुआ कि अदनान सामी से इंटरव्यू लिया जा रहा था, तो उसने पूछा कि मतलब जो जो गुरु थे उनसे पूछा अदनान सामी ने कि पहले ही मार्केट में इतने सारे सिंगर हैं तो मैं कहाँ रहूंगा। तो उनके गुरु ने कहा कि बहुत सारे सिंगर्स हैं मार्केट में, लेकिन तुम अपना परफॉर्मेंस पे ध्यान दो। तो अदनान सामी ने अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया और इतने अच्छे सिंगर बन गए। इसीलिए आप लोग को अपना कर्म देखना है, साइड में नहीं देखना है वो क्या दे रहा है, वो क्या दे रहा है। हमारे पास आज एक पेशेंट आ रहा है, हमें उसको ठीक करना है। हम हाँ, डॉक्टर विश्वनाथ जी बोल रहे हैं सर कैसे पता चलता है कि आम अपाचन हुआ है? कैसे पता चलता है? अग्नि लगने भूख लगने लगना। पेशेंट सुबह उठते उठते उसका पेट साफ हो रहा है, उसको भूख लग रहा है, तो आम पचन हो गया है। अगर उसको भूख नहीं लग रहा है, दिन दिन भर बीत जा रहा है। आज आप लोग माधव निदान की क्लास में थे शायद, जो लोग नहीं थे, आज का जो 24 तारीख का माधव निधन का क्लास है उसमें देखिए एक डॉक्टर साहब आए थे, डॉक्टर अरविंद सरोज जी। उन्होंने बताया कि उनको ना 25 साल से बीमारी है, सामता है, जीभ उनके कट गए, क्रैक्स पड़ गए, और जीभ भी पूरा टंग कोटिंग था, जीभ में ऐसे क्रैक्स पड़ गए। और वो बोले मुझे भूख ही नहीं लगती है, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, ऐसा है, मैं बस खाना खाता हूँ, टाइम हो गया खाना खाता हूँ। और उनको बहुत ज्यादा तकलीफ है और उनको हर 10-15 दिन में फीवर आ रहा है। तो हम लोग जब माधव निदान पढ़ते हैं ना, तो यही चीज एनालिसिस करते हैं कि आम है और उनके सारे लक्षण सामता वाले दिखे। और हमने और एनालिसिस किया, सुबह के जितने वैद्य आए थे ना, हमें यह पता चला कि रस धातु से लेके मांस धातु तक सारा दुष्टि है, और पिंडलों में ऐंठन है, तृष्णा है, भ्रम है,
सारा मासगत ज्वर रस धातु से, और उनको एंग्जाइटी भी है तो रसवस्त्रोदस के भी सिम्टम दिखे, रक्तवस्त्रोदस के भी दिखे, मासवस, तो ये तीन धातु का उसमें इन्वॉल्वमेंट है और वहां सामता है। तो हमने चिकित्सा वही बताया कि आप रस पाचक, रक्त पाचक, मांस पाचक, आम पाचक ये लीजिए तो पेशेंट ठीक हो जाएंगे। आप लोग सुबह का संभाषा देखिए माधव निदान का, 6 से 7 बजे तक हुआ था, 24 दिसंबर 2021 का। उसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो इसीलिए माधव निदान पढ़ना जरूरी है, और पेशेंट ही हमारे गुरु हैं, इसलिए आप लोग पढ़िए, आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। और साम आम पचन हुआ है मतलब भूख लगने लगना, और पेट साफ होने लगना, उद्गार प्रवृत्ति होना, मतलब अच्छा शुद्ध डकार आ रहा है, पेट हल्का हो रहा है, पेट में से लग रहा है कि पेट खाली हो गया, इसका मतलब है कि आम पचन हो गया है। डॉक्टर सोनम जी बोल रही हैं कि सर इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन में बस्ती दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते हैं? इरेगुलर मेंसेस है तो क्यों इरेगुलर क्यों है? वो प्राकृत अवस्था में नहीं है, इसका मतलब है स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति है, आर्तव निकल नहीं पा रहा है। अब उसमें ये भी हो सकता है कि रस क्षय हुआ है, रस धातु वहां जाके पहुंच नहीं रहा, सामता है या स्त्रोतोरोध है, रक्त धातु वहां तक नहीं जा पा रहे, इसकी वजह से इरेगुलर है। मतलब या तो वहां पे ब्लड सर्कुल नरिशमेंट नहीं हो पा रहा है, या फिर वहां से रास्ता अवरुद्ध है, तो आपको वहां बस्ती देना ही है। दीपन पाचन दीजिए, रस पाचक दीजिए, रक्त पाचक दीजिए, फिर उसके बाद में आर्तव को शुद्ध करने वाली दवाइयां दीजिए। बहुत अच्छा, ये ना आयुर्वेद है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस है, इतना लेकिन ये पढ़ाया नहीं जाता। ऐसा सोचने के लिए ऐसा डिस्कस होना चाहिए, तभी हम, जैसे मैं अपना सारा चीज आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग फिर सोचिए, समझिए कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, कहाँ अटक रहे हैं। जब ऐसा करेंगे फिर डिस्कस करिए तो आप लोगों को सब रास्ता खुल जाएगा। डॉक्टर हाँ, ये आप लोगों के मैं सारे आंसर दूंगा। डॉक्टर रवि जी बोल रहे हैं कि सर आई नीड केस टेकिंग शीट इफ पॉसिबल। आप मुझे व्हाट्सअप नंबर देखिए, मैंने नीचे दिया है, स्क्रॉल करके देखिए, तो मेरा नंबर पे आप मैसेज करिए, मैं आपको केस शीट नंबर दूंगा, केस शीट का वो दूंगा डिटेल। सीख जाएंगे आप लोग। डॉक्टर वैशाली जी बोल रही हैं कि गॉल ब्लैडर पॉलिप क्योर हो सकता है? 100%। पॉलिप क्या होता है? अंगूर की तरह तो वो पॉलिप रहता है। आप दीपन पाचन करिए, पित्त शामक चिकित्सा करिए। पेशेंट का मुझे थोड़ा रिपोर्ट दिया है तो मैं आपको बताऊंगा। गॉल ब्लैडर पॉलिप कोई बड़ी बात नहीं है, वो ना हम लोग जब दीपन पाचन करते हैं, पित्त शामक चिकित्सा करते हैं, पित्त का स्त्राव करते हैं, यकृत का शुद्धि करते हैं, पॉलिप पूरी तरह से डिजोल्व हो जाता है, पूरी तरह 100% क्योरेबल है। आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मुझे रिपोर्ट दिखाए तो मैं बताऊंगा। डॉक्टर लक्ष्मी मौर्य जी बोल रहे हैं क्रॉनिक रनिंग नोज एंड शोर थ्रोट इंक्लूडिंग इचिंग इन आईज। ये कफ का है यहाँ पर, तो रनिंग नोज है तो आप क्या करिए, सरसों का तेल का नस्से डालिए। शोर थ्रोट है तो स्वरभेद कषाय दीजिए, या इलादी वटी है, कर्पूरादी वटी है, दीपन पाचन कराइए। और नहीं तो आप क्या करिए कि तांबुल हम खिलाइए, तो या चित्रक हरित की दीजिए। बहुत सारी दवाइयां हैं। इचिंग आइज हो रहा है ना, तो आप क्या करिए कि इचिंग बहुत ज्यादा हो रहा है तो सूक्ष्म त्रिफला दे दीजिए, तो इचिंग ठीक हो जाता है। या फिर आप त्रिफला का लेकिन आपके पास वो फाइन ड्रॉप्स नहीं होगा, एक त्रिफलांजन करके आता है, आई ड्रॉप आता है, यहाँ महाराष्ट्र में मिलता है, त्रिफलांजन का ये डाल देंगे ना ड्रॉप्स, तो इचिंग पूरी तरह से बंद होता है। नहीं तो आप क्या करिए कि थोड़ा सा अंजन बनाइए, काजल बनाइए घी का, और वो लगा दीजिए शुद्ध घी का, उससे इचिंग ठीक हो जाता है। और एकेटी दीजिए, अमृता गोकुल, कैशो गोकुल, त्रिफला गोकुल, उससे इचिंग ठीक हो जाता है। ज्यादा उसमें मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगा कोई आप घी डालिए डायरेक्ट, क्योंकि वो घी अगर स्टरलाइज नहीं होगा, अच्छे से शुद्ध नहीं होगा, तो आंखों को वो तकलीफ दे सकता है। आजकल घी भी खराब मिलता है, और उसको आपने बिना गर्म किए और डायरेक्ट उसके ड्रॉप्स डाल दिए, मतलब गरम गरम नहीं डालना है, आंखें खराब होंगी, मतलब कोष्ण करके ठंडा करके ही डालना है, उससे भी इचिंग बंद होता है। लेकिन मैं आई ड्रॉप से ज्यादा मैं ये सजेस्ट करूंगा इंटरनल घी दीजिए, और दूसरा क्या करिए कि सूक्ष्म त्रिफला दीजिए, तो उससे ठीक हो जाता है। डॉक्टर रविशंकर जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विश्वनाथ जी थैंक यू आपका। आप लोग जो भी प्रश्न पूछते हैं पूछिए। रवि जी बोल रहे हैं कि मेरे एक पेशेंट डिफनेस का है, 30 ईयर ओल्ड, जस्ट गेव सारीवादी वटी आरोग्य वर्धन, ही गॉट पॉजिटिव। वेरी गुड, वेरी नाइस। इसमें इंदु वटी भी है, बहुत अच्छा फायदा होता है। डिफनेस का आप सारीवादी वटी दे रहे हैं, आरोग्य वर्धनी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शेर वाला तेल है, बहुत अच्छा फायदा। डॉक्टर विश्वनाथ जी नमस्ते, प्रणाम आपको।
डॉक्टर वैशाली जी बोल रहे हैं पीसीओडी लेक्चर लेना, मैं ले लूंगा, लेकिन आप नवीन जोशी सर को बोलिए मेरा लेक्चर अरेंज वो करते हैं। तो प्रणाम सभी लोगों को, अभी हम 8:15 फिर मिलेंगे। तो आप लोगों का हमेशा जय हो, हमेशा सोचिए विजयी होना है हमें, और हमारा प्रैक्टिस बहुत आगे बढ़ेगा। हम सोचेंगे आयुर्वेद के हर पेशेंट का, हम सोचेंगे आयुर्वेद का डायग्नोसिस बनाएंगे, और हमें जीतना ही है, हमें हार नहीं मानना है। तो ऐसा अब मैं शुभकामना देते हुए अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ। प्रणाम, नमस्ते।